गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 जीव विज्ञान का आज पार्ट नंबर 7 है और पार्ट नंबर 7 के वो टॉप 10 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा खास हैं और बार-बार इन्हीं में से घूमकर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है शरीर की इम्यूनिटी से मतलब है कि शरीर की कितनी मजबूत इम्यूनिटी है, वो कितना रोगों से खुद लड़ सकता है, तो उसको ही बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्रतिरक्षा शरीर की वह अक्षमता है, वह कैपेसिटी है जिसके द्वारा शरीर रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं, वायरस व अन्य हानिकारक पदार्थों से अपनी रक्षा खुद करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कभी हाथ पर चोट लग जाती है, तो वहां पर थोड़ी देर के बाद एक सफेद-सफेद तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। वो क्या करता है, वो खून जो रक्त बहता है उसको बहने से रोकता है, वो सुरक्षा करता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, जब सुबह ही उठते हैं तो आँख के अंदर एक जगह पर आगे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो यानी शरीर ऑटोमैटिकली बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है और प्रतिरक्षा इसी को कहते हैं जो शरीर बीमारियों को लड़ने की ताकत अपने आप ही जागृत करता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, एक हो अर्जित प्रतिरक्षा। प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है जो भगवान ने ऑटोमेटिकली शरीर में दी है, जो शरीर अपने आप ही स्वतः करता रहता है। जैसे जन्म से प्राप्त होती है त्वचा, आंसू और श्वेत रक्त कणिकाएं। जो रक्त निकलता है तो वहां पर श्वेत रक्त कणिकाएं इकट्ठे हो जाते हैं सफेद, और आंसू जो है, जो गंदा पानी होता है वो ऑटोमेटिकली निकलता रहता है। ये प्रतिरक्षा है, बीमारी से बचाता है शरीर, जो है इसको, और ऑटोमेटिकली निकालता रहता है अपने आप ही। और एक होता है अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा अर्जित प्रतिरक्षा वो होती है, वो इम्यूनिटी होती है जो शरीर में जन्म से तो नहीं होती लेकिन वो पैदा की जाती है। जैसे आपको पता होगा, किसी को चेचक या मिनी माता की, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, पॉक्स की बीमारी हो जाती है, तो वो 10-15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक होती है, उसकी कोई दवाई नहीं होती। जो माता, मिनी माता बोलते हैं, इसे निकल जाते, चेहरे पर दाग हो जाते हैं, वो खुद ही अपने आप जाती है, क्योंकि शरीर 10-15 दिन के बाद उससे लड़ने की ऑटोमेटिकली अपने अंदर ही अपने आप इम्यूनिटी पैदा करता है और उस बीमारी को शरीर से निकाल देता है, और दोबारा जीवन में वो कभी बीमारी नहीं होती है, वो जो मिनी माता की बीमारी होती है। तो या तो शरीर में बीमारी, जो रोग होता है, रोग के बाद शरीर ऑटोमेटिकली अपने आप ही उससे लड़ने की ताकत इकट्ठी कर लेता है, या फिर टीकाकरण या किसी दवाई के द्वारा उस बीमारी को जब बाहर निकाल देते हैं, तो शरीर के अंदर प्रतिरोधक अक्षमता, प्रतिरक्षा पैदा हो जाती है। तो जो टीकाकरण से होती है, दवाई से, इंजेक्शन से, या फिर रोग के खत्म होने के बाद शरीर में विकसित होती है, वो होती है अर्जित प्रतिरक्षा। सहज, जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, जो सहज और जन्मजात है वो प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है, उपार्जित है ये अर्जित प्रतिरक्षा होती है। सेम वही मतलब इसका है। जन्म सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? इसके प्रमुख बिंदु है। सहज प्रतिरक्षा जन्म से प्राप्त और प्राकृतिक सुरक्षा देती है, और ये सामान्य होती है। ये सामान्य होती है, छोटी छोटी जो शरीर के अंदर अपने आप ही गंदगी को बाहर निकालने की अक्षमता होती है, वो स्वतः होती है। ये तुरंत कार्य करती है, जैसे त्वचा, श्वेत रक्तकण निकलना या आंसू या लार का निकलना। उपार्जित प्रतिरक्षा जीवन में बाद में विकसित होने वाली प्रतिरक्षा है। ये विशिष्ट होती है, जैसे आपने देखा कोरोना के टाइम में शरीर के अंदर जब वैक्सीन वगैरह लगाई गई, दवाई या आदमी ने ट्रीटमेंट किया लोगों ने, तो उस शरीर के अंदर उससे लड़ने की ताकत पैदा हुई। ये उपार्जित प्रतिरक्षा थी। ये प्रतिक्रिया धीरे धीरे विकसित होती है, जैसे टीकाकरण, एंटीबॉडी या रोग के बाद बनने वाली प्रतिरक्षा। उसके बाद टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। टीकाकरण का मतलब होता है वैक्सीनेशन या इंजेक्शन लगाकर, जैसे बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाता है या फिर कोविड-19 का टीका लगाया गया, वो सब। टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर को किसी रोग से बचाने के लिए वैक्सीन या टीका लगाया जाता है। वैक्सीन में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के कमजोर या मृत रूप अथवा उसके भाग से होते हैं। ठीक है, देखो, उसके बाद टीकाकरण कैसे काम करता है।
टीकाकरण शरीर में प्रवेश करने पर प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है। शरीर एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाएं बना लेता है। भविष्य में कहीं रोगाणु शरीर में प्रवेश करे तो शरीर तुरंत उसे नष्ट कर देता है और बीमारी नहीं होती है। और शरीर और वो बहुत, ये तो होती नहीं बीमारी उसके बाद, टीकाकरण के बाद, क्योंकि शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षी रक्षा कैपेसिटी हो मजबूत हो जाती है, या तो होती नहीं, अगर होती भी है तो बहुत हल्की होती है। टीकाकरण के लाभ क्या है? खतरनाक रोगों से सुरक्षा, रोगों के फैलाव को रोकता है, शरीर में दीर्घकालीन प्रतिरक्षा विकसित करता है और कई बीमारियों का उन्मूलन संभव है, जैसे चेचक आदि। ठीक है, वो होता है। जैसे कि टीकाकरण में बीसीजी जो टीबी के लिए लगाए जाते हैं, पोलियो वैक्सीन है, डीपीटी है, खसरा है, और या कोविड-19 वैक्सीन है, ये सब टीकाकरण के द्वारा ही की जाती है। संक्रामक और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो होता है जो रोग एक दूसरे से फैलता है। ठीक है, जैसे जुखाम, कोरोना वायरस एक दूसरे से फैलता है, उसे क्या बोलते हैं? संक्रामक। और असंक्रामक वो होता है जो एक दूसरे से नहीं फैलता है। तो संक्रामक वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे, और इनका कारण क्या होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या परजीवी होता है। फैलने के तरीके क्या होते हैं? हवा द्वारा, खांसी, छींक द्वारा, पानी, भोजन द्वारा, कीट, मच्छर आदि द्वारा, या सीधे संपर्क से भी हो सकता है। उदाहरण जैसे टीबी, मलेरिया, डेंगू, कोविड-19। ठीक है, ये रोग एक दूसरे में फैल सकते हैं। असंक्रामक रोग होते हैं वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं, नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। बिल्कुल सरल डेफिनेशन है, सरल परिभाषा है। इनका संबंध जीवन शैली, पोषण की कमी, अनुवांशिक कारण या पर्यावरण से होता है। उदाहरण मधुमेह, शुगर की बीमारी, उच्च रक्तचाप, ये हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर या हृदय रोग, ये एक दूसरे व्यक्ति को नहीं लगते हैं। तो ये रोग एक दूसरे को नहीं लगने वाले होते हैं, इसलिए असंक्रामक रोग कहलाते हैं। मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण और उपचार लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षण क्या है? ठंड लगना, ठंड लगकर तेज बुखार आना या कंपकपी के साथ बुखार आना, सिर दर्द होना, पसीना आना, कमजोरी और थकान होना, उल्टी या जी मिचलाना, गंभीर अवस्था में एनीमिया या बेहोशी होना। ये किसके कारण है सब? ये किसके लक्षण है? मलेरिया के। और उपचार क्या है इसका? डॉक्टर द्वारा रक्त परीक्षण का, यानी ब्लड का टेस्ट करता है सबसे पहले तो डॉक्टर, या एंटी मलेरियल दवाइयां जैसे क्लोरोक्विन, आर्टिमिनिशियन, मिसिनिन और या आदि आधारित ऐसी दवाएं, यानी जिनके अंदर ये रासायनिक अवयव डले हुए होते हैं, ऐसी एंटी मलेरियल दवाई डॉक्टर सलाह देते हैं। और पर्याप्त आराम और तरल पदार्थ लेने को कहते हैं जब किसी को मलेरिया हो जाता है। बचाव के लिए क्या करना है? मच्छरदानी का उपयोग करें, आसपास पानी जमा न होने दें, या और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें ताकि आसपास गंदगी से कीट ना पैदा हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइलेरियोसिस क्या होता है? फाइलेरियोसिस क्या होता है? इसे हाथी पांव भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी है जो जीवाणु से होती है, जिसमें शरीर के कोई भी अंग जहां यह बीमारी होती है तो बहुत भारी हो जाता है। जैसे अगर पैर में होती है तो पैर बहुत भारी हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पैर भी कहते हैं, हाथी पांव। फाइलेरियसिस एक संक्रामक परजीवी रोग है। देखो, फाइलेरियसिस एक संक्रामक का मतलब क्या होगा? दूसरों में फैलने वाला रोग है, जिसे सामान्य भाषा में हाथी पांव कहा जाता है। यानी फाइलेरियसिस को हाथी पांव भी कहते हैं। इसमें शरीर के किसी भाग, विशेषकर पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। रोग का कारण क्या होता है? यह रोग किसके कारण होता है? ठीक है, ये रोग होता है धागे नुमा कर्मियों, जिसे फाइलेरिया कहते हैं, उसके कारण होता है। और उसके मुख्य कौन कौन है? उक्लेरिया बैनक्रोफ्टी और ब्रूगिया मलेई नामक धागे नुमा मतलब बहुत बारीक बारीक कर्मियां होते हैं। कर्मी बोलते हैं कीड़े को, जिसे पेट में छोटे कीड़े पाए जाते हैं वो। तो ये उस तरह के, जिस तरह पेट में होते हैं उसी तरह के कीड़े होते हैं धागे नुमा कर्मी। ठीक है, और ये फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, इसके कारण होता है। ये रोग मच्छरों के काटने से फैलता है। मच्छरों के काटने से जब एक व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है तो उसके अंदर ये जीवाणु अत्यधिक मात्रा में शरीर में हो जाते हैं, और जब उस व्यक्ति से मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उसके डंक, पैर या उसके मुंह के द्वारा वो जीवाणु दूसरे इंसान में पहुंच जाते हैं। और खासकर क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। लक्षण पैरों, हाथों और जननांगों में अत्यधिक सूजन होना,
त्वचा का मोटा और कठोर होना, बुखार और दर्द होना, प्रभावित अंग का आकार बहुत बढ़ जाना, हाथी के पैर जैसा हो जाना। बचाव, मच्छरों से बचाव रखना चाहिए, मच्छरदानी साफ सफाई रखनी चाहिए और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। आसपास पानी जमा न होने दें। डॉक्टर की सलाह से दवाई जैसे जैसे इसकी मुख्य दवाई है DEC, जिसे बोलते हैं डाइआइल कार्बनमाजीन, और स्वच्छता और समय का पर उपचार करें। एलर्जी को परिभाषित कीजिए। एलर्जी आपको पता ही होता है कि कहीं पर जैसे किसी जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से खाज खुजली हो जाती है और अत्यधिक मात्रा में। एलर्जी वह अवस्था है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी सामान्य और हानि रहित पदार्थ एलर्जेन के प्रति असामान्य व अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, जैसे धूल, परागकण, धुआं, मिट्टी, इससे एलर्जी पैदा होती है। तो एलर्जेन के उदाहरण क्या होते हैं? धूल, परागकण, धुआं, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध और मूंगफलियों से भी कुछ आदमियों को एलर्जी होती है, या कई बार दवाइयों से भी होती है। एलर्जी के लक्षण क्या है? छींकाना, नाक बहना, खुजलियां, त्वचा पर चकत्ते, लाल पीले दाने जैसे हो जाना, आंखों से पानी आना, सांस लेने में कठिनाई होना गंभीर अवस्था में, जब अत्यधिक मात्रा में एलर्जी होती है। स्टेम कोशिका किसे कहते हैं? देखो, स्टेम का मतलब होता है तना, जैसे पेड़ का किसी स्टेम बोलते हैं। तो स्टेम कोशिका वो कोशिका होती है जो कोशिका क्या करती है? वृद्धि करके और बड़ी होती चल जाती है और दूसरी कोशिकाओं को पैदा कर सकती है। यानी जो कोशिका वृद्धि करती हो उसे स्टेम कोशिका कहते हैं। स्टेम कोशिका एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो जाती है। ये कोशिकाएं शरीर के विकास और मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टेम कोशिका की क्या विशेषता होती है? स्वयं को नवीनीकृत करने की क्षमता होती है, यानी वह कोशिका खुद अपने आप बड़ी हो सकती है। स्टेम कोशिकाएं खुद को विभाजित करके अधिक स्टेम कोशिकाएं बना सकती है, यानी वो कोशिकाएं टूटकर और अधिक कोशिकाएं निर्मित कर सकती हैं। विभिन्न कोशिकाओं में विकसित होने की अक्षमता। तो स्टेम कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं, जैसे कि त्वचा कोशिका, मांसपेशी कोशिका, रक्त कोशिका में वो कई वैरायटी में वो कोशिका चेंज हो सकती है। मरम्मत और पुनर्जनन, यानी वो कोशिका अगर टूट जाती है तो खुद उनकी मरम्मत हो जाती है और वो दूसरी कोशिकाओं को पैदा करती हैं। तो स्टेम कोशिकाएं शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और पुनर्जनन में मदद करती है। स्टेम कोशिका के प्रकार। भ्रूण स्टेम कोशिका, भ्रूण से प्राप्त स्टेम कोशिकाएं, ये इसका उदाहरण है। वयस्क स्टेम कोशिका, वयस्कों के शरीर में पाई जाने वाली स्टेम कोशिकाएं। ये तो भ्रूण के समय होता है, जब छोटा बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी कोशिकाएं विभाजित होकर स्टेम कोशिकाएं बड़ी होती हैं। और ये वयस्क जब बच्चा होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी कोशिकाएं विभाजित हो जाती है, उसे बोलते हैं स्टेम कोशिका। और प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिका, वयस्क कोशिकाओं को स्टेम कोशिकाओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। वयस्क कोशिकाओं को स्टेम कोशिकाओं में, जब बड़ी कोशिकाएं हो जाती हैं वो फिर से स्टेम कोशिकाओं में विभाजित होती है और ये बदलने की प्रक्रिया भी ये कहलाती है स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका के उपयोग क्या है? नंबर 1, रोगों का इलाज करना, क्योंकि वो कोशिका अगर एक जगह से लेकर दूसरे व्यक्ति में लगाते हैं, डालते हैं, तो वो वहां पर बढ़ने लगती हैं, उनका विकास होता है, इसलिए वो इलाज में प्रयोग की जाती है। स्टेम कोशिका का उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में किया जाता है, जैसे कि कैंसर, पार्किंसंस रोग और हृदय रोग। ऊतक इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। स्टेम कोशिकाओं का उपयोग नए ऊतकों और अंगों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि वो स्टेम कोशिका धीरे धीरे ऊतक के रूप में बन जाती है और ऊतक से वो अंग तंत्र या अंग का विकास करती है, उसमें सहयोग करती है। बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम कोशिकाओं का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में नए उत्पादों व उपचारों के विकास में किया जा सकता है। ये एक प्रतिरक्षी अणु का चित्र है जो इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान देना है, तो एग्जाम के लिए खास है। ये एक प्रतिरक्षी अणु है, इसमें इस तरह से दोनों और बीच में H की तरह से जुड़ा होता है। ये भारी श्रृंखला होती है, ये हल्की श्रृंखला होती है। बीच में एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, दोनों जो ऊपर गोल गोल है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइड होती हैं। ये इधर इसका हिंग क्षेत्र कहलाता है और ये निचले वाला FC भाग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपने चित्र इसी तरह से बनाना है। अगर एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यसन क्या है? व्यसन पर टिप्पणी लिखिए। व्यसन का मतलब होता है किसी भी चीज का, नशीले पदार्थ का आदी हो जाना। ठीक है,
जब कोई व्यक्ति जैसे कोई शराब, वाइन, बियर या कोई हीरोइन, अफीम लेता है, नशीला पदार्थ, तो वो धीरे-धीरे उसका आदी इतना हो जाता है कि शरीर को वो बिल्कुल चाहिए होता है, उसके बिना शरीर काम नहीं कर पाता। तो उस स्थिति में जब व्यक्ति हो जाता है तो उसे बोलते हैं इसे व्यसन की आदत पड़ गई, यानी ये व्यसन में हो गया या वो आदी हो गया उस नशे का। तो व्यसन वह बुरी आदत है जिसमें व्यक्ति किसी हानिकारक पदार्थ जैसे तंबाकू, शराब, नशीले पदार्थ या किसी व्यवहार जैसे जुआ, ये भी हो सकता है व्यसन, मोबाइल की लत का आदी हो जाता है, तो उसे छोड़ना कठिन हो जाता है और वह धीरे-धीरे शरीर, मन और जीवन पर नियंत्रण कर लेता है। मुख्य प्रकार कौन-कौन से? तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन, शराब का सेवन, नशीले पदार्थ जैसे ड्रग्स का सेवन और कई बार जुआ या फिर मोबाइल, इंटरनेट की भी लत कह सकते हैं, व्यसन होता है। और दुष्परिणाम क्या होते हैं? स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे फेफड़े, हृदय, यकृत की बीमारियां पैदा हो जाती है, मानसिक तनाव, टेंशन पैदा हो जाती है, पारिवारिक और सामाजिक संबंध टूटने लगते हैं और रुपए पैसे की आर्थिक हानि होती है। और 10वें का ख क्वेश्चन है, एस्केरियासिस से आप क्या समझते हैं? एस्केरियासिस एस्केरियासिस वो होता है जब छोटे बच्चों के पेट में, कई बार तो पशुओं के भी जो छोटे बच्चे हैं उनके पेट में भी होते हैं, इंसान के भी, इंसान के जो बच्चे होते हैं उनके पेट में छोटे छोटे गोलकृमि के रूप में कीड़े पैदा हो जाते हैं, जो बच्चे को पनपने नहीं देते, जो खाते हैं तो शरीर में नहीं लगता है। तो वो जो कीड़े होते हैं पेट के अंदर उसको ही बोलते हैं ये एस्कोरियासिस। एस्कोरियासिस एक परजीवी होता है। परजीवी किसको बोलते हैं? जो दूसरे जीव से भोजन लेता है उसे परजीवी कहते हैं। ये परजीवी रोग है जो एस्कारिस लुम्ब्रिकोइडिस नामक गोलकृमि, गोल में कृमि यानी कीड़े के कारण होता है। यह रोग मुख्यतः छोटी आंत को प्रभावित करता है। यह संक्रामक गंदे भोजन, यानी अगर किसी व्यक्ति को होता है और वो दूसरा व्यक्ति उसके भोजन को प्रयोग करता है तो उसके अंदर भी चले जाते हैं। गंदे भोजन, संक्रमण गंदे भोजन यानी जो जिस भोजन के अंदर वो है, दूषित पानी, मिट्टी के माध्यम से फैलता है। लक्षण क्या होता है? पेट में दर्द, सूजन, उल्टी, दस्त, भूख कम लगना, कमजोरी और कुपोषण, यानी कुपोषण मतलब शरीर उसका अच्छा मजबूत नहीं होता है, बिल्कुल कमजोर होता चला जाता है। गंभीर स्थिति में आंत में रुकावट हो जाती है। बचाव, खाने से पहले और सोच के बाद साबुन से हाथ धोना, फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाना, साफ और उबला हुआ पानी पीना, खुले में शौच से बचना और स्वच्छता बनाए रखना, नाखून छोटे और साफ रखना। उपचार क्या है? डॉक्टर की सलाह से कृमिनाशक, कीड़े नाशक दवाई लेना, जैसे जैसे होता है अल्बेंडाजोल और भैया आपका मेबेडाजोल, और पौष्टिक आहार लेना। गंभीर स्थिति में चिकित्सीय सलाह या देखभाल आवश्यक है, जरूरी है, डॉक्टर की सलाह जरूर लेना। ओपियोइड्स क्या होता है? ओपियोइड्स किसे कहते हैं? ओपियोइड्स वो होता है जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के दर्द को कम करने के लिए नशीली दवाओं का सेवन करने लगता है। नशीले वो ऐसी टैबलेट्स जो नशा पैदा करती हैं और धीरे धीरे शरीर के अंदर उसकी लत लग जाती है और शरीर उसका ही आदी हो जाता है, उसे बोलते हैं ओपियोइड्स। ओपियोइड्स ऐसे मादक पदार्थ हैं जो दर्द कम करने के लिए चिकित्सा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनके अधिक या गलत उपयोग से लत लग सकती है। ये पदार्थ मस्तिष्क और तंत्र पर प्रभाव डालते हैं और अस्थायी सुख या नींद जैसी अवस्था उत्पन्न कर सकते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए सुख या नींद मिलती है लेकिन शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मार्फिन, हीरोइन, अफीम। प्रभाव क्या होता है इनका? दर्द में कमी और नींद आती है इनसे। अधिक उपयोग से चक्कर, सुस्ती और सांस की गति धीमी होती है। लंबे समय तक सेवन करने से लत या मनुष्य एडिक्टेड हो जाता है, उनका एडिक्शन की आदत पड़ जाती है। स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव और ओवरडोज का खतरा रहता है, यानी अगर आज व्यक्ति को इतनी 1 ग्राम की जरूरत हुई तो उसको 1 महीने बाद उसको 2 ग्राम कर देगा, उसके बाद 3 ग्राम कर देगा और उसकी ओवरडोज बढ़ाता जाएगा। इसका क्वेश्चन गया है, अमीबिया पेचिस या अमातिसार किसे कहते हैं? ये दस्त लगना होता है। अमीबिया पेचिस या अमातिसार एक संक्रामक रोग है। ये भी एक दूसरे को लगता है, जो एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक सूक्ष्म परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। ध्यान रखना नाम। यह रोग फैलता कैसे है? दूषित पानी पीने से, गंदा या संक्रमित भोजन खाने से, खराब स्वच्छता और हाथ न धोने की आदत से। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए जाने वाले
विशेष प्रोटीन होते हैं। प्रतिरक्षी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा बनाए जाने वाले विशेष प्रोटीन होते हैं जो शरीर को रोग जन को बैक्टीरिया, वायरस और विष आदि से बचाते हैं और इन्हें इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहा जाता है। इनका निर्माण बी लिम्फोसाइट, बी कोशिकाओं के द्वारा होता है। संरचना प्रतिरक्षी का आकार वाई आकार का होता है। इनमें दो भारी श्रृंखलाएं, एक भारी श्रृंखला यानी हैवी चैन्स और दो हल्की लाइट चैन्स होती हैं। दो भारी दो हल्की चैन्स इसके अंदर पाई जाती है। इनके सिरों पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जहां रोगजनक एंटीजन जुड़े होते हैं, जो आपको अभी चित्र थोड़ी देर पहले दिखाया था ऊपर। कार्य रोगजनकों को पहचान कर उससे जुड़ना, विषैले पदार्थों का निष्क्रिय करना, रोग जनकों को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करना और शरीर में विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करना। जब शरीर के अंदर बीमारी होती है तो उस शरीर की बीमारी से लड़ने के लिए दवाई लेने से भी पहले शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, कोशिका होती है, वो रोगों से लड़ती है। अगर वो इम्यूनिटी शरीर की अच्छी है तो रोगों को दवाई बिना लिए ही उसको रोक देती है रोग को। अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो उसके बाद दवाई लेते हैं और वो उसकी रक्षा प्रणाली को और तेज करती है। दवा का यही बस काम होता है शरीर के अंदर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।